Assalamu alaikum. I hope so. You all are fine. Dear students, कुछ लास्ट डे से मैंने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए CS304 के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज हम इसका दूसरा लेक्चर्स दूसरी वीडियोस मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरी सबसे पहले आप सबसे एक यही रिक्वेस्ट है कि जो मैं ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ना, ये जस्ट आप लोगों के लिए। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किया गया। जब आप इनको कंप्लीट वॉच करेंगे, कंप्लीट देखेंगे, तो देन ही आपको इसकी समझ आएगी। अदरवाइज कट कट के देखने से इसकी आपको समझ नहीं आएगी। इसके साथ जितने भी छोटे छोटे मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, इसकी आपको समझ नहीं आएगी। इसमें आपको डिटेल में थोड़ा सा जाना पड़ेगा, तो देन ही आपको इसमें समझ आएगी। ओके, सो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको कंप्लीट वॉच करेंगे। एंड चले बाय द वे, अब हम अपना लेक्चर नंबर 26 को स्टार्ट करता हूँ। तो आज मैं 26, 27 एंड 28 ये 3 लेक्चर्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये लेक्चर्स एमसीक्यूज के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें एमसीक्यूज के रिलेटेड काफी अहम क्वेश्चंस हैं। तो आप एज ए एमसीक्यूज ये 3 लेक्चर्स रेडी कर सकते हैं। तो आगे जब लेक्चर्स आते जाएंगे मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा ये किसके रिलेटेड ज्यादा अहम है। ओके, तो चलें 26 को स्टार्ट करते हैं। तो 26 लेक्चर में जो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आ रहे हैं वो आ रहे हैं बेस इनिशियलाइजेशन। बेस इनिशियलाइजेशन क्या होती है, आज थोड़ा सा मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे है वी saw in the previous lectures that in the case of copy constructor we have to call base class constructor from the initialization list of child class। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि जब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर करते हैं तो हम बेस क्लास से कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं फ्रॉम द इनिशियलाइजेशन लिस्ट। इनिशियलाइजेशन लिस्ट से इनिशियलाइजेशन लिस्ट क्या होती है उसके बारे में मैंने लास्ट आई थिंक सो मिड टर्म के कुछ वीडियोस ही उनके लिहाज उनके अंदर मैंने काफी ज्यादा डिटेल में समझाया हुआ था इनिशियलाइजेशन लिस्ट क्या होती है। इनिशियलाइजेशन लिस्ट हम कंस्ट्रक्टर में यूज करते हैं सम फंक्शंस को ऐड करने के लिए। ओके, initialization of child class because implicit base class object is created first and then derived class object is created। क्योंकि जो implicit base class होती है वो सबसे पहले क्रिएट होती है और फिर जो ड्राइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्रिएट होती है। अब implicit base क्लास क्या होती है? implicit वो होती है जो यूजर डिफाइन करता है। मतलब हम एक यूजर हैं, जो हम डिफाइन करें, जो हम कोड करें वो इम्प्लिसिट होगा, और जो कंपाइलर जो कंप्यूटर खुद ही बाय डिफॉल्ट करेगा वो एक्सप्लिसिट होगा। और इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के दरमियान ये मेन डिफरेंस होता है। इम्प्लिसिट जो यूजर करता है, जबकि जो एक्सप्लिसिट होता है वो कंपाइलर करता है। कंपाइलर मीन जो हमारा डेव C++ सॉफ्टवेयर है। ओके, उसके बाद है Now we see this concept in detail in the perspective of class hierarchy। तो इस सारे कंसेप्ट को हम एक दफा क्लास हायरार्की में देख लेते हैं। The child can only call constructor of its direct base class। जो चाइल्ड क्लास होती है वो डायरेक्ट बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करती है टू परफॉर्म इट्स इनिशियलाइजेशन यूजिंग इट्स कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट। ये परफॉर्म करते जो इनिशियलाइजेशन लिस्ट होती है कंस्ट्रक्टर में, हम जो इनिशियलाइजेशन लिस्ट होती है उसको इनिशियलाइज करने, उसको परफॉर्म करने के लिए। और ये जो जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ये वो स्टेटमेंट है जो आपकी क्विज 1 में एमसीक्यूज में भी आई हुई थी। ये एमसीक्यूज में भी आती है ये वाली स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद है The child cannot call the constructor of any of its indirect base class। जो चाइल्ड क्लास होती है वो कभी भी इनडायरेक्ट कंस्ट्रक्टर को इनडायरेक्ट बेस क्लास से उसको कॉल नहीं कर सकती। ये भी आपका एमसीक्यूज में आ सकते थे, क्या वो इनडायरेक्ट बेस क्लास चाइल्ड क्लास इनडायरेक्ट बेस क्लास को कॉल कर सकती है? नहीं कर सकती। ये वो चीजें जो आपके एमसीक्यूज में आते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं। फाइनल टर्म में मैंने इनको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया, ये आते हैं आपसे इस टाइप के एमसीक्यूज। ओके ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे एक चीज आ रही है ओवरराइडिंग इन केस ऑफ क्लास हायरार्की। अब ओवरराइडिंग क्लास हायरार्की में कैसी होगी? अब सबसे पहले ये चीज है ओवरराइडिंग होती क्या है। ओवरराइडिंग आप कंसेप्ट होना चाहिए। ओवरराइडिंग बेसिकली हमारी क्लास में होती है, तो क्लास के अलावा बाकी चीजों में भी होती है।
ओवरराइडिंग क्या होती है? जब हम एक ही सेम नेम के दो फंक्शंस यूज करते हैं, सेम नेम के दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन हम एक ही बॉडी में यूज करते हैं, तो वो ओवरराइड हो जाती है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। इन क्लास है कि चाइल्ड क्लास कैन ओवरराइड अ फंक्शन ऑफ एनी ऑफ इट्स पेरेंट क्लास। जो चाइल्ड क्लास होती है उसमें फंक्शन ओवरराइड होता है पेरेंट क्लास के अंदर। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे होता है उसको हम आगे करते हैं। अब जैसे ये देखें, आपके पास यहाँ पे तीन क्लासेस हैं। एक ग्रैंड पेरेंट नेम की क्लास है, एक पेरेंट नेम की क्लास है, और एक चाइल्ड की क्लास है। अब देखें, ग्रैंड पेरेंट के अंदर एक फंक्शन यूज हुआ है प्रिंट नेम का, प्रिंट फंक्शन, और चाइल्ड क्लास के अंदर यूज हुआ है प्रिंट फंक्शन। तो ये दोनों क्या हुई? ये दोनों हुई सेम, तो ये ओवरराइड होगी। और ये इसी सारी चीज को इन्होंने यहाँ पे कोड में बताया हुआ है। ओके, कोड आप कर लें वो काफी अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप ना भी करें तो इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो फाइनल टर्म है इसके अंदर मैं कोडिंग नहीं इतनी करवा रहा, क्योंकि कोडिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। कोई इसमें इसकी मैं इंशाल्लाह सारी कोडिंग में एक अलग सीरीज बनाऊंगा, तो उसमें आप कर सकते हैं। ओके, तो उस बात है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये भी आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। इनहेरिटेंस की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। उससे बात है वी कैन यूज दिस कीवर्ड्स पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमारी इनहेरिटेंस को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होती है। ओके, तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं पब्लिक इनहेरिटेंस क्या होती है। पब्लिक इनहेरिटेंस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप लेट्स सपोज करें कि आप हमारे आपके पास एक क्लास है चाइल्ड नेम की, और पब्लिक इसको किया हुआ है और पेरेंट क्लास हो। आई थिंक तो मुझे इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत ना डीप पॉइंट है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ करता हूँ, यूजिंग नेम स्पेस std int main। ओके, मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं। जस्ट मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, इतना डिटेल में इसमें आपको नहीं मैं करवा रहा, क्योंकि टाइम शॉर्ट है और वीडियो ज्यादा हमने लेंथी नहीं करनी। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ पेरेंट नेम की। पेरेंट नेम की एक क्लास बन गई। यहाँ पे कुछ प्राइवेट के अंदर हम कुछ मेंबर्स लेंगे, पब्लिक के अंदर भी कुछ हम मेंबर्स लेंगे, यहाँ पे जो हम मेंबर फंक्शन यूज करते हैं, और प्रोटेक्टेड के अंदर भी हम कुछ फंक्शंस कुछ मेंबर्स लेंगे। ओके, अब इसके बाद हम दूसरी क्लास बनाते हैं, चाइल्ड नेम की क्लास बना ली। ऐसा करता हूँ मैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। इसको मैंने कॉपी की और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसको मैं यहाँ से चैट कर देता हूँ CHLD। ओके, अच्छा देखें, एक पेरेंट नेम जो हमने क्लास बनाई उसके अंदर 3 ये जो इनहेरिटेंस होती हैं हमने उसको बनाया। तो उसके बाद चाइल्ड नेम की हमने क्लास में प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्ट किया। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वो पब्लिक पेरेंट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे करूंगा पब्लिक पेरेंट, तो ये लाइन क्या हमें समझा, लाइन ही हमें ये समझा रही है कि आपने चाइल्ड नेम की क्लास ली है और पेरेंट को आपने इसके अंदर इनहेरिट कर दिया है। इस चाइल्ड क्लास के अंदर आपने इसको इनहेरिट कर दिया, मतलब कि ये जो पब्लिक के अंदर ये आप जितने भी ब्लॉक्स लोगे, जितने भी आप यहाँ पे फंक्शंस यूज करोगे, आप उसको चाइल्ड क्लास के अंदर यूज कर सकते हो। कहीं भी, जहां कहीं भी आपकी मर्जी है, आप इसको इसके अंदर यूज कर सकते हो। इनहेरिटेंस के रिलेटेड मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो समझाई हुई है, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, आप वहां से भी कर सकते हैं। तो ये पब्लिक, ये बाय डिफॉल्ट हम यही यूज करते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने वही किया है। अब ये मेंबर को असेस कैसे करेगा? देखो, जो बेस क्लास के जो पब्लिक होगा हम उसको पब्लिक करेंगे। अच्छा, मैं बेस क्लास और डेराइव क्लास को समझा देता हूँ। ये देखो, ये जो हमारे पास जो फर्स्ट क्लास होगी ये हमारी क्लास है, ये हमारी होगी बेस क्लास। ओके, ये हमारी होगी बेस क्लास। जबकि
जब हम इसके जरिए डिराइव करेंगे तो ये हमारी क्लास बन जाएगी डिराइव क्लास। बेस क्लास और डिराइव क्लास में आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, ये बेस क्लास है जो पब्लिक है, वो ड्राइव क्लास के पब्लिक के अंदर यूज होगा, और जो प्रोटेक्टेड होगा बेस क्लास में वो भी प्रोटेक्टेड ही हो यूज होगा ड्राइव क्लास में। मतलब ये कि जो आपने ये पब्लिक किया बेस क्लास में, वो ड्राइव क्लास में पब्लिक के अंदर आप उसको कॉल कर सकते हो। और जो प्रोटेक्टेड आपने इस ब्लॉक में किया है, इस बेस क्लास में प्रोटेक्टेड किया, आप इसको इस ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हो। ओके, और जो प्राइवेट होगा वो हमेशा हिडन होगा। प्राइवेट अगर आप प्राइवेट मेंबर्स को असेस करोगे ड्राइव क्लास के अंदर, तो वो उसमें यूज नहीं होंगे। ये आपका एमसीक्यूज में भी आया हुआ था क्विज 1 में, और ये क्विज 1 में आता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे आते हैं क्विज में। तो उसके बाद है प्रोटेक्टिव इनहेरिटेंस क्या होती है। प्रोटेक्टिव इनहेरिटेंस, जैसे मैं सबसे पहले हमने वो पब्लिक की ना, अगर आप यहाँ पे प्रोटेक्टिव लिख दो तो ये आपकी प्रोटेक्टिव इनहेरिटेंस बन जाएगी। तो प्रोटेक्टेड जब बेस क्लास करोगे, बेस क्लास के जो पब्लिक होगा वो प्रोटेक्टेड का होगा, और बेस क्लास जो प्रोटेक्टेड हो वो भी प्रोटेक्टेड ही होगा। और जो बेस क्लास का जो प्राइवेट होगा वो ड्राइव क्लास के अंदर हिडन हो जाएगा। और प्राइवेट इनहेरिटेंस में जब आप प्राइवेट इनहेरिटेंस करोगे तो उसका भी ये ब्लॉक है, इसका वो यूज होगा कि वो बेस क्लास में पब्लिक होगा और ड्राइव में वो प्राइवेट हो जाएगा। बेस क्लास में वो प्रोटेक्टेड होगा तो ड्राइव में भी वो प्राइवेट होगा, क्योंकि जो प्राइवेट चीजें होती हैं, प्राइवेट से वाजे नेम से वाजे, ये प्राइवेट मीन प्राइवेट, आप उसको सेस नहीं कर सकते। तो ड्राइव क्लास में आप जो भी प्राइवेट को सेस करना, जो वो प्राइवेट होगी वो नहीं असेस होंगी आपकी। ओके, तो उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। प्राइवेट इनहेरिटेंस के बारे में भी इन्होंने ये बताया कि जो प्राइवेट इनहेरिटेंस होती है वो यूज होती है इम्प्लीमेंट इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, इम्प्लीमेंटिंग इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप को वो यूज करती है आपकी जो प्राइवेट इनहेरिटेंस होती है। और इन्होंने इस ये फंक्शन बनाए हैं, 4 फंक्शन बनाए हैं, और इस फंक्शन की क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म की, जैसे कि ऐड एलिमेंट क्या करता है, ऐड एलिमेंट को ऐड करता है, सर्च एलिमेंट को सर्च करता है, सर्च एलिमेंट अगेन इसका मतलब है कि वो जो एलिमेंट आप सर्च करो उसको एक दफा मजीद सर्च करेगा। वो डिलीट एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट को डिलीट करता है। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, ये आप इन 4 लाइंस पर रीड करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये इन्होंने यही चीज बताई जो मैंने आपको बताई है। ओके, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। आई थिंक सो ये लेक्चर ओवर हो गया, तो लेक्चर नंबर 27 को करते हैं। लेक्चर नंबर 27 में क्या है, in last lecture we saw the use of private inheritance using the example of classes collection and set. We saw that class collection was allowing duplicate element but set class not allowed duplicate element. जो हमारी क्लास कलेक्शन होती है वो डुप्लीकेट एलिमेंट को यूज करती है, लेकिन जो हमारी सेट क्लास होती है, जो क्लास सेट होती है, हम वो अलाउ नहीं करते डुप्लीकेट एलिमेंट को। ये एमसीक्यूज के रिलेटिव अहम है। और फाइनल टर्म में आपका 50 मार्क्स का फाइनल टर्म होता है आई थिंक सो, और 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज आते हैं। और एमसीक्यूज अगर आपके 30 में से 28 आ जाए तो आप बहुत इजीली पास हो जाते हैं। तो एमसीक्यूज पे ज्यादा फोकस करें एज कम्पेयर टू सब्जेक्टिव, क्योंकि एमसीक्यूज आपके फाइनल टर्म में ज्यादा आते हैं CS304 में, CS304 के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में भी ज्यादा आते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप एमसीक्यूज के जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं आप इन पे ज्यादा फोकस करें। ओके ओके, उसके बाद है हो और अदर फंक्शनैलिटी वाज सेम, जब अदर फंक्शनैलिटी वो आपकी सेम होती है। तो इसके बाद है स्पेशलाइजेशन ऑफ क्लास कलेक्शन अकॉर्डिंग टू सेट क्लास, मेकिंग इंटरफेस ऑफ कलेक्शन क्लास इनसेसिबल, जो इसका इंटरफेस होता है वो इसको इनसेसिबल होता है फ्रॉम आउटसाइड के रिलेटेड। ओके, तो आप इसको भी थोड़ा सा देख लें, क्लास कलेक्शन में क्या फर्क है, क्लास सेट में क्या फर्क होता है। तो क्योंकि क्लास सेट में वो प्राइवेट होता है ना, तो जैसे मैंने आपको इसका रेड ऊपर बता दिया। ओके, इसके बाद है एक टॉपिक है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होती है, ये आई थिंक सो मेरे नॉलेज के मुताबिक वो एक कोर्स में इंतहाई इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। ओके, तो स्पेशलाइजेशन को देख लेते हैं। इन स्पेशलाइजेशन ड्राइव क्लास इज बिहेवियरली इनकम्पैटिबल विद द बेस क्लास।
स्पेशलाइजेशन के मुताबिक जो ड्राइव क्लास होती है वो बिहेवियरली इनकम्पैटिबल होती है बेस क्लास के रिलेटेड। Behaviorally incompatible means that base class cannot always be replaced by the derived class. Incompatible mean ये होता है कि जो बेस क्लास होती है आप उसको ड्राइव क्लास से रिप्लेस नहीं कर सकते। बेस क्लास और ड्राइव क्लास आपको ऑलरेडी पता है कि बेस क्लास और ड्राइव क्लास क्या होती है, तो आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद है स्पेशलाइजेशन इज रिप्रेजेंटिंग बाय इम्प्लीमेंटिंग इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के रिलेटेड एक अहम चीज है कि स्पेशलाइजेशन कौन सी रिलेशनशिप में होती है, वो होती है इम्प्लीमेंटिंग इन टर्म्स ऑफ। ओके, स्पेशलाइजेशन कैन बी इम्प्लीमेंटिंग यूजिंग बोथ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। जो स्पेशलाइजेशन होती है वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करती है, नॉट अ पब्लिक। स्पेशलाइजेशन ओनली प्राइवेट एंड पब्लिक करती है। वो इसके रीजन ये है कि स्पेशलाइजेशन के रूल के मुताबिक हमें यही कहता है कि आप क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आप उनको एक क्लास से दूसरी क्लास में यूज कर सकते हो, लेकिन उसको आउटसाइड नहीं कर सकते। तो प्राइवेट मीन क्या होती है? प्राइवेट मीन प्राइवेट मतलब चीज प्राइवेट रहे, डाटा आपका प्राइवेट रहे। और प्रोटेक्टेड मीन क्या होती है? इसको एक महफूज करना, सेफ रहना। और जबकि जो पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक का मतलब है कि आप उसको पब्लिकली यूज कर रहे हो, सबके सामने यूज कर रहे हो, तो स्पेशलाइजेशन में पब्लिक नहीं यूज होगी, बल्कि ये इंप्लीमेंट करती है प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस को। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। तो ये छोटी छोटी ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये मैं ऐसे नहीं बता रहा, ये इनको मैंने ऑब्जर्व किया है, ये एमसीक्यूज में आती हैं, तो इसलिए आप इनको पे थोड़ा सा फोकस करें, इनको नोट डाउन किया करें यहाँ पे। तो ओके, इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सारे छोटे छोटे आपके प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम को अभी मैं नहीं करवाया क्योंकि टाइम इतना नहीं है, अभी प्रोग्राम को करवाया जाए। ओके, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस क्या होती है, इसको थोड़ा सा हम इसके डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। इफ अ क्लास डी हैज बीन ड्राइव यूजिंग प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, अगर आपके पास एक क्लास डी नेम की एक क्लास, आप उसको ड्राइव कर रहे हो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस फ्रॉम क्लास बी के साथ, जो कि वो आपकी ड्राइव क्लास है क्लास बी। If B is a protected base and D is a derived class, then public and protected member of B can be accessed by member function and friend of class D and classes derived from D. Okay, तो देखो, अगर आपके पास दो क्लासेस हैं, लाइक एक क्लास है क्लास बी नेम की है और एक क्लास है क्लास डी नेम की। जो बी नेम की क्लास है वो आपके पास प्रोटेक्टेड बेस है क्लास है, जबकि डी जो है वो एक ड्राइव क्लास है। तो आप इसको पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एक चीज आ रही है, मैंने अभी इसको रीड किया फ्रेंड्स से। फ्रेंड्स क्या, यहाँ पे फ्रेंड्स का क्या मतलब है? तो आई थिंक एक टॉपिक था फ्रेंड फंक्शन नेम का। फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं? तो फ्रेंड फंक्शन में इसमें एक एमसीक्यूज आता है फाइनल में, बहुत ही अहम है। वो अक्सर आपसे एक एमसीक्यू पूछता है कि क्या फ्रेंड फंक्शन क्लास के मेंबर्स होते हैं। तो बहुत बड़े से बड़े एक्सपर्ट बंदे भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके क्या फ्रेंड फंक्शन क्लास के मेंबर्स होते हैं या नहीं। तो इसका एग्जैक्ट और इजी आंसर ये है कि ये क्लास के मेंबर्स नहीं होते, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन जो हमारी क्लास की जो रूल होता है उसको वायलेशन करते हैं। तो ये फ्रेंड फंक्शन आपके फाइनल टर्म में भी, हमारे एमसीक्यूज में भी, आई थिंक लास्ट एमसीक्यूज में भी आया था, सॉरी लास्ट क्विज में भी, तो उसमें भी आते हैं। तो उसमें भी आप कर सकते हैं कि फ्रेंड फंक्शन जो से होते हैं वो हमारे क्लास के मेंबर्स नहीं होते। ओके, protecting inheritance is used to build class hierarchy using implementing in terms of relationship। जो protecting inheritance होते हैं वो implementing in terms of relationship को यूज करते हैं। ओके, तो उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है। इसकी प्रॉपर्टीज इन्होंने कुछ बताई हुई हैं, तो आप इनको भी थोड़ा सा देख लीजिए, देखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस की क्या इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देखिए। इसमें भी यही रिलेशनशिप यूज हुई है, इम्प्लीमेंटिंग इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप इसमें भी यूज हुई है। मतलब ये जो प्राइवेट और प्रोटेक्टिंग इनहेरिटेंस है इसके अंदर ये जो रूल है, ये जो सॉरी रिलेशनशिप है ये यूज हुई है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये पब्लिक इनहेरिटेंस में यूज नहीं हुई। आप अगर क्वेश्चन आया, अगर कोई ऐसा एमसीक्यूज आता है कि
क्या ये पब्लिक इनहेरिटेंस में यूज हुई है, तो आप इसका इजीली एंड एग्जैक्ट आंसर है नो। तो ओके, इसके बाद इन्होंने यहाँ पे कुछ कंपैरिजन दिए हुए हैं पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस के। जैसे पब्लिक इनहेरिटेंस होगा वो बेस क्लास, अगर बेस क्लास में अगर पब्लिक इनहेरिटेंस करें तो वो असेस सब कुछ कर लेता है। ड्राइव वन को भी अगर आप 2 ड्राइव क्लासेस बनाते हैं तो फिर भी वो कर लेते हैं। अगर आप प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करते हो बेस क्लास में तो वो आपकी ड्राइव वन भी असेस करेगा, ड्राइव टू को भी और ड्राइव थ्री को भी। मतलब आप अगर आई का आपने इनहेरिटेंस की टाइप देखी थी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की टाइप होती है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आप डिफरेंट ड्राइव क्लास बना लेते हो, एक बेस क्लास यूज करते हो और उसके आगे आप 3 क्लासेस बना लेते हो। तो उसमें भी वो प्रोटेक्ट में भी सब कुछ होता है। लेकिन ये जो प्राइवेट है, प्राइवेट में जस्ट एक क्लास को वो असेस करता है। प्राइवेट के अंदर आप जस्ट एक ड्राइव क्लास को असेस करता है, जबकि ड्राइव टू एंड ड्राइव थ्री को वो असेस नहीं कर पाता। तो ये भी एक एमसीक्यूज में एक अहम चीज है। और मेन आउटसाइड में भी इन्होंने बताया है कि मेन आउटसाइड में पब्लिक में होती है, क्योंकि पब्लिक मीन पब्लिक, और प्रोटेक्टेड मीन जैसे मैंने प्रोटेक्टेड में बताया था कि वो एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्टेड में नो नो आउटसाइड, और ये जो प्राइवेट है प्राइवेट भी आउटसाइड नहीं होते। ओके, आप एमसीक्यूज के रिलेटेड एक अहम चीज है। ओके, एक इसके बाद है a good programming exercise would be that you write a program that shows accessibility of all types। एक जो अच्छा प्रोग्रामर होता है वो यही चीज करता है, वो सारी इन चीजों को एक दफा ऑब्जर्व करता है खुद कोडिंग के साथ। आप एक दफा इनकी कोडिंग करें, इनको ऑब्जर्व करें क्या ये सेस होती हैं। तो क्योंकि जब आप अपने हैंड से अपनी कोडिंग करोगे तो फिर आपके सारे कंसेप्ट रेडी होंगे। ओके, लेक्चर नंबर 28 में कुछ अहम पॉइंट्स है, कुछ अहम टॉपिक्स है, इनको भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो विर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं? विर्चुअल फंक्शंस के रिलेटेड ये डेवलप अ फंक्शन दैट कैन ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री शेप। इन्होंने एक आपसे क्वेश्चन किया है, इसको आपने करना है। तो यहाँ पे एक शेप नेम की एक चीज, अच्छा ये आपके पास मल्टी, जैसे मैं ऊपर आपको बता रहा था कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एक होती है। देखो ये एक आपके पास बेस क्लास है और इसके आगे आपने 3 क्लासेस डिराइव की हैं, ये आपकी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है। ये ट्राइंगल, सर्कल और लाइन आपकी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, जबकि आपकी बस एक बेस क्लास है। तो ये चीज मेरे सामने, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अपने इस क्वेश्चन में आते हैं, इस क्वेश्चन में क्या वो कह रहे हैं, शेप हायरार्की में जैसे उन्होंने एक बेस क्लास है, इसके आगे 3 क्लासेस निकली हैं और इसमें से हर एक में, क्योंकि देखो लाइन के अंदर भी फंक्शनैलिटी यूज होती है, इसको आपने ड्रॉ कैलकुलेट एरिया करना है। और सर्कल में भी कुछ ड्रॉ फंक्शन यूज होती है, उसकी फंक्शनैलिटी होती है। और जो ट्रायंगल आपकी शेप होती है उसमें भी आपने फंक्शनैलिटी यूज करनी होती है। तो उसके बाद है ये सारी कोडिंग है उस चीज की। तो कोडिंग ये दफा आप देखिएगा, अगर होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती आप अभी, ये टाइम नहीं है कोडिंग सीखने का। अभी ये जो टाइम है, अभी ये आपका टाइम ये है कि आप जो इम्पोर्टेंट चीजें जो एमसीक्यूज है आप उनको रेडी करें। अगर आप इस टाइम पे ये चीजें छोड़ के कोडिंग करोगे तो आपका अपना टाइम वेस्ट होगा। कोडिंग करने की सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि जब आपको एग्जाम्स की छुट्टियां हो तो देन आप कोडिंग सीख सकते हैं। अगर आपको आती है तो आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो उसके बाद चीजें हैं ये सारी वो चीजें। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलीमॉर्फिज्म इन डबल ओ मॉडल, डबल ओ मॉडल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटिंग मॉडल के मुताबिक पॉलीमॉर्फिज्म मींस दैट डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बिहेव इन डिफरेंट वेज फॉर द सेम मैसेज। पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड आप सेम मैसेज को यूज करो। Consequently, sender of a message does not need to know the exact class of a receiver। ये आपका एमसीक्यूज में भी आता है, क्विज वन में आया भी हुआ था कि सेंडर ऑफ अ मैसेज डज नॉट नीड टू नो, जो मैसेज जो सेंड करता है वो नहीं जानता कि ये रिसीवर जो जिसने ये मैसेज रिसीव करना है वो कब रिसीव करेगा। तो ये चीज यूज होती है पॉलीमॉर्फिज्म में। तो ओके, पॉलीमॉर्फिज्म मींस ये होती है, अगर मैं आपको अपनी वर्डिंग में इजी वर्डिंग में समझाऊं तो पॉलीमॉर्फिज्म मीनिंग ये होती है आपकी एक चीज उसके दो सॉल्यूशन है। आपके पास एक चीज है
उसके सोल्यूशन दो हैं। ये एक इजी वर्डिंग में पॉलीमॉर्फिज्म को आप कह सकते हैं। तो इसकी डिटेल आगे वाले लेक्चर्स में भी आएगी, तो इसमें हम आगे भी इसको पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेल में करेंगे। यहाँ में जस्ट इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन बताई हुई है। ओके, virtual functions क्या आते हैं? Virtual function achieve exactly same kind of functionality that was achieved in above code. Virtual function सेम काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी को यूज करते हैं, जैसे टारगेट क्लास ऑफ वर्चुअल फंक्शन कॉल डिटरमाइन एट रन टाइम ऑटोमेटिक। जो टारगेट क्लास ऑफ वर्चुअल फंक्शंस होते हैं, आप उनको रन टाइम ऑटोमेटिकली उनको असेस कर पाते हैं। In C++, we declare a function virtual by preceding the function header with keyword virtual. जब आप कोडिंग के वक्त जब आप वर्चुअल फंक्शन को यूज करते हो तो आप वर्चुअल वर्ड को भी यूज करोगे। ओके, तो उसके बाद है ये सारी आपकी कोडिंग है, उन्हें एग्जाम, ये जस्ट सारे एग्जांपल्स हैं। ये एक इंतहाई एक अहम चीज है, टॉपिक है स्टैटिक वर्सेस डायनामिक बाइंडिंग क्या होती है। स्टैटिक क्या चीज होती है? स्टैटिक मींस दैट टारगेट फंक्शन फॉर अ कॉल इज सिलेक्टेड एट कंपाइल टाइम। स्टैटिक बाइंडिंग मीन वो होती है जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तो वो कंपाइल टाइम में आपकी एग्जीक्यूट होगी, कंपाइल टाइम में आपसे मांगेगी। जब आप किसी फंक्शन को, किसी टारगेट फंक्शन को कॉल करो तो वो सिलेक्ट हो कंपाइल टाइम में, ये होती है स्टैटिक बाइंडिंग। जब डायनामिक बाइंडिंग क्या होती है कि जब आप एक टारगेट फंक्शन को कॉल करते हो तो वो रन टाइम में एग्जीक्यूट होती है। रन टाइम मीन जब आप डेल सी प्लस पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब आप एक प्रोग्राम बनाते हो, जब फिर आप उसको F11 से उस प्रोग्राम को रन कर कंपाइल एंड रन करते हो, तो ब्लैक स्क्रीन में अगर आपने कंपाइलेशन के वगैरह अगर आप उसको बोला है कि एंटर एंड मार्क्स एंटर करो, कोई अपना नेम एंटर करो, तो आप रन टाइम के अंदर जाकर वहां पर आप अपना नेम एंटर करते हो, तो मतलब ये आपकी डायनामिक चीज होगी। ओके, तो उसके बाद है, उसके बाद थिंक तो ये और हो गए। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 29 से मैं कंटिन्यू करूंगा। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है, जिस स्टूडेंट्स ने भी अभी तक ये मेरी इस टाइम पे वीडियो वॉच आ रही है तो थैंक यू सो मच कि आपने ये सारी वीडियो वॉच की, क्योंकि जब आप सारी वीडियो वॉच करोगे तो देन ही आपको इसकी समझ आएगी। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।